तो हेलो गाइस, आज हम हिस्ट्री सी यू ई टी एम ए हिस्ट्री सी यू ई टी पी जी पी क्यू 11 का पार्ट 1 का वीडियो शूट करने जा रहे हैं, जिसमें कि मैं आपको क्या बोलते हैं प्राचीन भारत के स्रोत के बारे में पढ़ाऊंगी। और इसके 2-3 वीडियो के बाद में हम इस टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। इस तरह मैं आपको कुल 30 यूनिट कराऊंगी और उन पूरी 30 यूनिट में आपका एम ए हिस्ट्री सी यू ई टी का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे टॉपिक का नाम है प्राचीन ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, प्राचीन भारत को जानने के ऐतिहासिक स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की प्रवृत्ति यूरोप और चीन की प्रवृत्तियों से भिन्न रही है। यूरोप और चीन में जहाँ तिथि क्रम पर अत्यधिक बल दिया गया है, वहीं भारतीय लेखकों ने तिथि क्रम के स्थान पर सांस्कृतिक पक्षों पर अधिक उद्घाटित किया गया है। तो इसमें मतलब सिंपल ये कहा गया है तो ये बात तो आप समझ ही जाएंगे। फिर आगे चलते हैं। आगे इसने कहा है कि इतिहास को जानने के संबंधित स्रोत। इतिहास को जानने से संबंधित स्रोत क्या क्या है। तो अब हम उन स्रोतों के बारे में जानेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास को हम मानव विकास और संस्कृतियों इत्यादि के द्वारा जान सकते हैं। इतिहासकार एक वैज्ञानिक की भांति सामग्री की समीक्षा करके अतीत का सही चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता है, जिसके लिए विभिन्न विभिन्न स्रोतों का अध्ययन करता है। भारत में यूनान के इतिहासकार हेरोडोटस इतिहास के जनक और रोम और लिवी के जैसे इतिहासकार लेखक नहीं हुए हैं। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। वह काल जिसके लिए कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं है, वह प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल वो काल हो जाएगा जिसके बारे में हमारे पास कोई भी लिखित सामग्री नहीं है, वो प्राग ऐतिहासिक काल हो जाएगा। लेकिन इतना है कि हाँ, उस टाइम पे हम एग्जिस्ट करते थे। इतिहास उस काल को ऐतिहासिक कालक्रम की संज्ञा देते हैं जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। तो जिसके लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध है उसके लिए उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम ऐतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं। कौन देता है? हम नहीं, मतलब इतिहासकार देते हैं। और जिसमें मानव सभ्यता बन गई थी। प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा ही समय था जिसके लिए लेखन कला के प्रमाण तो हैं, किंतु या तो वे अपुष्ट है या फिर उनकी ग्रूढ़ लिपि का अर्थ निकालना कठिन है। यह काल आ गया ऐतिहासिक काल का। तो मतलब हमने क्या देखा कि जब लिखित साक्ष्य नहीं होते थे। तो एक तो हमने क्या देखा कि जब लिखित साक्ष्य नहीं होते थे, ठीक है, तो उसको तो क्या बोलते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। जब लिखित साक्ष्य होते हैं तो उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है, और ऐतिहासिक काल को भी फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आगे ऐतिहासिक काल मतलब जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो है लेकिन आप उसको पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो वो हो जाएंगे आगे ऐतिहासिक काल। ठीक है, उसके बाद में वैदिक संस्कृति की गणना आगे ऐतिहासिक काल में की जाती है। भारत में प्राचीनतम लिखित सामग्री अशोक के अभिलेख है, जिसका समय ईसा से पूर्व की 3वीं शताब्दी है और इस भाषा के विकास क्रम में लगभग 300 वर्ष लगे होंगे। इन सभी स्रोत सामग्री को अध्ययन की सुविधा को दृष्टिगत करते हुए 3 भागों में बांटा जा सकता है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। ठीक है, तो अभी हमने इतना पढ़ लिया है। इसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक स्रोत। तो अभी हमने स्रोतों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक बार आप दोबारा से देख लीजिए। हमने स्रोतों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? स्रोतों को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। वैसे नॉर्मली इतिहासकार इसको क्या बोलते हैं, लिखित स्रोत और पुरातात्विक स्रोत 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं। उसके बाद में लिखित स्रोत को मतलब क्या बोलते हैं, मतलब मूल, मतलब जो देशी और विदेशी में बांट देते हैं। ठीक है, तो वो भी सही हो जाता है। उसके बाद में पुरातात्विक स्रोत को अंग्रेजी भाषा में आर्कियोलॉजी कहा जाता है। यह यूनानी भाषा के 2 शब्दों आर्किया प्लस लोगोस से मिलकर बना है। आर्कियोलोगोस का अर्थ होता है पुरातन तथा लोगोस का अर्थ होता है ज्ञान। आर्कियोलॉजी का क्या अर्थ हो जाएगा? पुराना ज्ञान। ठीक है, इस प्रकार इस शब्द का अर्थ पुरातन ज्ञान से है, किंतु पुरातत्व शब्द का प्रयोग मात्र उसी संकुचित अर्थ में नहीं समझा जा सकता, अपितु आज इस क्षेत्र में अत्यधिक व्यापक हो गया है। यह विज्ञान है जिसके माध्यम से, तो अब ये मतलब एकदम अच्छे से बता रहा है कि है क्या एक्चुअली में। तो ये क्या कह रहा है कि यह एक विज्ञान है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या ये एक विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई भौतिक चीज़ों की या फिर सामग्रियों की खुदाई कर हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुरातात्विक साहित्य को एक स्वतंत्र विषय के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन थे? सर मार्टिन लूथर थे।
कौन थे वो? सर मार्टिन लूथर थे। इंडिया में इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में एस्टेब्लिश करने वाले सर मार्टिन व्हीलर थे। मार्टिन व्हीलर से का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। पुरातात्विक को मात्र तकनीकों का समूह मानने वालों की आलोचना करते हुए मार्टिन व्हीलर ने कहा है कि पुरातत्ववेत्ता केवल वस्तुओं को ही नहीं खोता, अपितु वह मनुष्यों को भी खोता है। अब ऐसा क्यों कहा होगा? क्योंकि जब भी हम वस्तुओं को खोदते हैं तो वो अब बहुत सारी चीज़ें होती है जो ज़मीन में गड़ी हुई होती है, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को क्यों वैल्यू देते हैं? क्यों? क्योंकि वो मानव ने कभी यूज़ की थी। उससे पता चलता है कि वो क्या यूज़ करता था, क्या यूज़ नहीं करता था। वह तथ्यों का अन्वेषण होता है। उस तथ्यों में मनुष्य की उपलब्धियों का भौतिक व्रत होते हैं। मनुष्य का आविर्भाव 30,000 वर्ष पूर्व हुआ था। प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री गोल्डन चाइल्ड के शब्दों में, गोल्डन चाइल्ड ने इस बारे में क्या कहा है कि भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है। तो ये क्या कह रहा है कि भौतिक अवशेषों के माध्यम से मानव के क्रियाकलापों का ज्ञान ही पुरातत्व है। और सर मार्टिन व्हीलर कहते हैं कि पुरातत्ववेत्ता केवल वस्तुओं को नहीं खोदता, मनुष्यों को भी खोदता है। ठीक है। और बीबी लाल कहते हैं कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो कि अतीत में मानव की संस्कृतियों की व्याख्या करती है। तो बीबी लाल इसको विज्ञान बताते हैं और गोल्डन चाइल्ड इसको भौतिक अवशेष से मानव क्रियाकलापों का अध्ययन बताते हैं। तो वही मार्टिन व्हीलर इसे क्या बोलते हैं, वो ये कहते हैं कि वस्तु नहीं खोद रहे हम, तो क्या खोद रहे हैं? हम लोगों को खोद रहे हैं। एच डी सांकलिया के अनुसार पुरातत्व अध्ययन को पुरातत्व मानते हैं और पुरातत्व स्रोत के अंतर्गत खोज एवं उत्खनन का अध्ययन भी किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। खोज क्या है? प्राग ऐतिहासिक और आगे ऐतिहासिक काल का इतिहास, जो कि पूर्णतः पुरातात्विक अन्वेषणों पर आधारित है, जबकि ऐतिहासिक काल के इतिहास को पुरातत्व विज्ञान के आधार प्रदान किया गया है। पुरातत्व के अध्ययन के क्षेत्र में हम संस्कृतियों की व्याख्या का प्रमाणिक पर आधार प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी संस्कृतियों में परिवर्तन की व्याख्या की जा सकती है। पुरातत्व का क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है, जिसके अंतर्गत मानव से संबंधित समस्त क्रियाकलापों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि का अध्ययन सम्मिलित है। साथ ही यह मानव के क्रमबद्ध सांस्कृतिक विकास की भी व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। उत्खनन क्या है? पुरातत्व उत्खनन का विशेष महत्व है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम भूगर्भ में छिपी हुई बहुत सी वस्तुओं को प्रकाश में लाया जाता है। 20वीं शताब्दी तक उत्खनन का कार्य अव्यवस्थित ढंग से किया जाता था, किंतु कालांतर में वैज्ञानिकों ने तकनीक का विकसित कर फलस्वरूप उत्खनन कार्य को व्यवस्थित ढंग से करना प्रारंभ कर दिया है। उत्खनन की विधियां कौन कौन सी होती है? तो नॉर्मली उत्खनन की कौन सी विधियां होती है? उत्खनन की 2 विधियां होती है। ठीक है। तो एक तो होती है लंबवत ऊर्ध्वाधर खुदाई की जाती है। यह खुदाई तब तक चलती रहती है जब तक कि प्राकृतिक मिट्टी न मिल जाए। ऐसा उत्खनन प्रायतः एक सीमित क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है। जिसमें कि शीघ्र ही यह पता चल सके कि उस स्तर पर कितने काल तक किन किन लोगों का किन किन संस्कृतियों के लोगों का अस्तित्व रहा था और उनका विकास का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व के अध्ययन क्षेत्र में इस विधि का उल्लेख संस्कृतियों के प्रत्यक्षीकरण का न करके उसके क्रम का प्रत्यक्षीकरण होता है। उसके स्थान का सांस्कृतिक मान और समय मान तैयार किया जाता है, जिसकी सहायता से उस स्थान की तुलना अन्य स्थानों व संस्कृतियों से भी की जा सकती है। इसी प्रणाली में समय की बचत होती है, वह भी सीमित होता है, इसमें श्रम भी कम लगता है। इसी कारण से व्हीलर ने इसे क्या कहा है? ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहा है? काल मापने की, सांस्कृतिक मापने की संज्ञा दी है। किसने दी है? मार्टिन व्हीलर ने दी है। तो नॉर्मली सिंपल सा क्या होता है कि जब मतलब जैसे ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, जब इसमें ऐसे लंबवत खुदाई करते हैं तो पहले ये तो इसे हमें एक स्ट्रेटा नहीं मिल जाता कि एक मतलब लेयर जैसी मिल जाती है कि हाँ फर्स्ट में ऐसे लोग रहते थे, सेकंड में ऐसे, थर्ड में ऐसे, फोर्थ में ऐसे, फिफ्थ में ऐसे। मतलब वो लोग नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे से, क्योंकि मतलब जो लेयर जितनी भी नीचे होती है वो उतनी पुरानी होती है। ठीक है। तो इस तरह से तो आपको ये समझ में आया लंबवत क्या होगी? क्षैतिज क्या होगी? जैसे मतलब जो हॉरिजॉन्टल हो वो क्षैतिज हो जाएगी। तो अब हम आगे चलते हैं। लंबवत उत्खनन की सीमाएं क्या है? अब मैं आपको गलत बता रही थी, लंबवत उत्खनन ही था ये। ठीक है। तो लंबवत उत्खनन की सीमाएं क्या है? ऊर्ध्वाधर उत्खनन के किसी भी सभ्यता के पूर्ण विस्तार का ज्ञान होता है, क्योंकि उत्खनन का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। खुदाई अप्रयुक्त भूमि या फिर प्राकृतिक स्तर तक की जा सकती है, परंतु यह प्रणाली में मानव सभ्यता में विभिन्न पक्ष यथा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि की विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि उत्खननकर्ता का क्षेत्र
और कम और सीमित होता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मतलब आप है कि बहुत डीप में ऐसे अगर आप खुदाई करोगे तो उसमें क्या होगा कि आपका एरिया सीमित रह जाएगा, ठीक है। डीप तो जा रहे हो पर एरिया सीमित हो रहा है, तो मतलब एक चीज़ के बारे में आप डीप नॉलेज नहीं ले सकते। डीप नॉलेज के लिए आपको उसी लेयर पे ज़्यादा मतलब खुदाई करनी पड़ती है। इसमें तिथि को भी निश्चित तो होता है कि सभ्यता का विस्तार और स्वरूप ज्ञात नहीं होता। कि मतलब तिथि तो निश्चित होती है, इसमें क्या निश्चित होता है, आपकी तिथि तो निश्चित होती है, लेकिन स्वरूप और ज्ञान निश्चित नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि भाई पता ही नहीं चलता ना कि मतलब कितना है वो, कितना नहीं है, इसलिए। उसके बाद में, किंतु इस विधि से समान संस्कृतियों के कई स्थानों की तुलनात्मक अध्ययन में सहायता मिलती है, ठीक है। कि मतलब जैसे दो संस्कृतियाँ हैं, एक जैसे कि ये हमारी एक ए हो गई, ये बी हो गई, तो इन दोनों के बीच में देख सकते हैं कि अच्छा, ये भारत का एक हिस्सा है और ये भारत का है बी वाला हिस्सा, ठीक है। मतलब कोई भी दो एरिया ले लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब जैसे इस लेयर पे और इस लेयर पे जो दो संस्कृतियाँ मिल रही हैं उन पे कंपेयर कर सकते हैं कि हाँ, ठीक है, कंपेयर कर सकते हैं, कालक्रम लगा सकते हैं, लेकिन उनका एक्सपेंशन कितना था, मतलब जैसे ये एक संस्कृति है तो इसका एक्सपेंशन कितना है, इसका एरिया कितना है, या फिर वो एक जो लोग हैं वो किस चीज़ के बारे में कितना क्या सोचते हैं, तो वो हम लोग उससे आइडिया नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरी हमारी क्षैतिज उत्खनन। जब ऊर्ध्वाधर उत्खनन से किसी भी पुरातत्व संस्कृति का समय ज्ञात एवं मान एवं संस्कृति ज्ञात हो जाती है तो उसमें समग्र स्वरूप की ज्ञान की प्राप्ति के लिए क्षैतिज उत्खनन किया जाता है। यह उत्खनन एक या दो स्रोतों के केंद्र में न होकर क्षैतिजाकार में एक विस्तृत रूप में किया जाता है। इसका उद्देश्य किसी भी संस्कृति सभ्यता के संपूर्ण विस्तार को देखना और तकनीक से एक स्थान से संस्कृतियों के संपूर्ण आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक आस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सर मार्टिन व्हीलर के अनुसार किसी भी संस्कृति का सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब किसी भी पुरातत्व स्थल के विशेष में संबंध में संपूर्ण अधिकांश भाग उत्कलित किया जाता है तो उसे क्षैतिज उत्खनन कहते हैं। तो नॉर्मली क्षैतिज उत्खनन किसे कहते हैं कि जैसे ये एक एरिया है, ठीक है, तो इस पूरे जैसे ये हमारी जैसे मिट्टी की लेयर होती है, तो जैसे इस पूरी लेयर को ऐसे मतलब इस पूरी इस पूरी लेयर की जो खुदाई की जाती है वो जैसे इस पूरी लेयर की खुदाई की गई, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्षैतिज उत्खनन। अगर इसकी जगह ऐसे खुदाई की जाती तो ये कौन सा हो जाता हमारा, लंबवत उत्खनन, ठीक है। अब क्षैतिज इतिहास का मूल उद्देश्य अर्थात मूल्यांकन विधि को अपनाते हुए पूर्ण नहीं हो सकता। इसी विधि को इसी विधि को इसी विधि को अ, ए- इसी विधि को उनका प्रयोग तक्षशिला की खुदाई में हुआ था। तो नॉर्मली हमें याद रखना है कि लंबवत खुदाई का प्रयोग किस में हुआ था, तक्षशिला की खुदाई में हुआ था। इसे भारतीय यवन और शासकों की संस्कृतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। तदनंतर कालीबंगा और लोथल, मोहनजोदड़ो आदि स्थानों की खुदाई भी इसी तकनीक का प्रयोग किया गया है। क्षैतिज उत्खनन की सीमाएं क्या है? क्षैतिज उत्खनन के द्वारा किसी भी पुरातत्व के सभी स्तरों की संपूर्ण खुदाई नहीं की जा सकती। अब क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि इसमें अधिक समय लगेगा, धन भी लगेगा, श्रम की भी बहुत अधिक आवश्यकता होगी। इसी विधि से छोटे पुरातत्व स्थलों को भी संपूर्ण खुदाई की जा सकती है। इस विधि से कौशाम्बी, नालंदा, तक्षशिला जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों का पुरातत्व स्थलों के उत्खनन से समय और धन में भी बचत होगी। अब इसके बारे में हम आगे देखते हैं कि दोनों के बीच में संबंध क्या है, क्षैतिज और दोनों के बीच में। किसी भी पुरातत्व की पूरी जानकारी के लिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जैसे कि हमारे हाथ में 5 उंगलियां जरूरी होती है, वैसे ये दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों जरूरी होती है। तो क्षैतिज ये वाली हो जाएगी और ऊर्ध्वाधर आपकी ये वाली हो जाएगी। याद रहेगा? एक बार दोबारा से रिकॉल करो कौन सी वाली होगी। दोनों विधियों के साथ अपनाना आवश्यक होता है, क्योंकि विधि एक दूसरे की पूरक होती है। जैसे कि मतलब पूरक से तात्पर्य हो जाएगी कि दोनों एक दूसरे पर इंटरलिंक है या फिर इंटरडिपेंड है। यदि मात्र एक विधि से ही एक विधि को अपनाया जाए तो वहाँ पर एक ही पक्ष ज्ञात होगा। जैसे कि मतलब किसी चीज़ को ये वो हो गया कि जैसे आपके सामने बोतल रखी है, ठीक है, तो आप उसको देख रहे हो, फिर उसको साइड व्यू लेने के लिए आपको साइड में भी तो जाके देखना पड़ेगा ना। तो वो कह रहा है कि इसीलिए किसी भी चीज़ को देखने के लिए लंबवत और क्षैतिज दोनों ही जरूरी होती है। ऊर्ध्वाधर उत्खनन के द्वारा किसी भी क्षेत्र की प्राचीनता, उसके निवासियों का स्वरूप, उनके उनके उत्थान पतन की जानकारी मिलती है। तत्पश्चात क्षैतिज विधि से उत्खनन करके उस स्थान की सभ्यता की संस्कृति की पूर्ण जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के
स्तर का क्षैतिज उत्खनन करने से सबसे पहले लंबवत उत्खनन करके उसका स्तर विन्यास का विविध अध्ययन कर लेना अभिष्ट, अन्यथा सभ्यता के निर्धारण मतलब कालखंड निर्धारण करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वस्तुतः इन दोनों ही विधियों की प्राप्त जानकारी से हम किसी भी कालक्रम के इतिहास और उसकी संस्कृतियों के पुनर्निर्माण कर सकते हैं। पुरातत्वविद मार्टिन व्हीलर ने लंबवत उत्खनन को क्षैतिज उत्खनन का पूर्वगामी माना है। ठीक है, कि मतलब पहले क्षैतिज उत्खनन आता है, उसके बाद में लंबवत उत्खनन आएगा। ठीक है, और दोनों ही पारस्परिक संबंध में विषय में कहना है कि लंबवत उत्खनन गाड़ी के बिना रेल समय सारण मार्गी, जबकि क्षैतिज उत्खनन समय सारणी के बिना रेलगाड़ी। ठीक है, अर्थात उत्खनन दोनों ही विधियों का प्रयोग करके हम तो नॉर्मली समय सारणी किसके लिए, समय सारणी जिससे मतलब समय का ज्ञान कौन सी वाल से पता चलता है हमें, क्षैतिज से। तो जब क्षैतिज नहीं होगी तो मतलब ये क्या बोलते हैं, रेल समय सारणी के बिना, और अगर क्या बोलते हैं, अगर सिर्फ क्षैतिज हो तो रेलगाड़ी नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में पुरातत्व सामग्रियाँ। अब पुरातत्व सामग्रियाँ क्या क्या होती है। प्राचीन भारतीय इतिहास में अध्ययन के लिए पुरातत्व सामग्रियों को सापेक्ष रूप में अधिक प्रमाणित है। इनके अंतर्गत मुख्य रूप से पुरालेख्य विधा, मुद्राशास्त्र, स्मारक अवशेष, मृतभांड, मूर्तिकला और चित्रकला आदि सभी आते हैं। पुरालेख्य विधि अभिलेख प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। इसी काल में अत्यधिक अभिलेख पत्थर की धातु की चादरों में खुदे हुए मिलते हैं और साहित्य की भांति उनमें कोई परिवर्तन का संभव नहीं हो पाता है। यद्यपि सभी अभिलेखों पर उनकी तिथि अंकित नहीं होती है, फिर भी उस तिथि की भाषा, वाक्य संरचना, अक्षरों की बनावट के आधार पर उस काल का निर्धारण किया जा सकता है। अभिलेखों की श्रेणी में सबसे पहले प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के है। तो सबसे पहले अभिलेख किसके मिलते हैं हमें, प्राचीन अभिलेख सम्राट अशोक के मिलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में कब मिलते हैं, 1837 में। 1837 ईस्वी में किसने खोजा था इसको, जेम्स प्रिंसेप ने खोजा था। ठीक है, और इसमें भी क्या है कि केवल मस्की जो कि कर्नाटका में है, गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश में है, के अभिलेखों में अशोक का नाम अवशिष्ट होता है, जबकि अन्य अभिलेखों में उसे देवना प्रिय कहा गया। अन्य अभिलेखों में से क्या गया है, देवना प्रिय कहा गया। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, जबकि उत्तर पश्चिमी, जैसे कि भारत का ये वाला जो हिस्सा है, ये कह रहा है कि उत्तर पश्चिम में मिले अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो सबसे ज़्यादा देखो, जैसे ये भारत का एरिया है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ये वाला एरिया होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा एरिया होगा, ये वाला। तो यहाँ पे कौन सी भाषा में लिखे गए, ब्राह्मी लिपि में। और जो ये वाला, ठीक है, जो आपका उत्तर पश्चिमी वाला हिस्सा है, यहाँ पे जो अभिलेख मिले हैं वो कौन सी भाषा में हो जाएंगे, वो आपकी खरोष्टी लिपि में हो जाएंगे। आई बात समझ में। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। इन अभिलेखों में अशोक के शासन के प्रामाणिकता, उसके दम, उसके राजत्व आदर्शों पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अशोक के बाद में अभिलेखों के अध्ययन करने की सुविधा दृष्टिगोचर को दो भागों में बांटा जा सकता है, राजकीय अभिलेख और एक तो आपका राजकीय अभिलेख और दूसरा हो जाएगा निजी अभिलेख। तो अशोक के अभिलेखों में कितने भागों में बांटा जा सकता है, दो भागों में, राजकीय अभिलेख और निजी अभिलेख। उसके बाद में राजकीय अभिलेख, राजकीय अभिलेख क्या हो जाएंगे, ये अभिलेख या तो राजकवियों के द्वारा लिखी गई प्रशस्तियों या फिर भूमि अनुदान प्रपत्र। प्रशस्तियों का सबसे सुंदर उदाहरण समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है, जो कि अशोक के स्तंभ लेख पर खुदा हुआ है। ठीक है, तो अब आपसे कोई ये पूछे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति कहाँ खुदी हुई है, तो वो अशोक के अभिलेख पर खुदी हुई है। ठीक है, और इसी प्रशस्ति में क्या है आपका, क्या ना क्या बोलते हैं, गुप्त की विजय अभियानों के बारे में चर्चा की गई है, और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो वो क्या क्या है, इस प्रकार राजा भोज, इस प्रकार एक और राजा है जिनका नाम है ग्वालियर के राजा भोज की भी इस शासन की उपलब्धियों के बारे में चर्चा मिलती है, तो उसकी भी। ठीक है, और उसके बाद में कलिंग के राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, गौतमी पुत्र सरकर्णी का नासिक अभिलेख, रुद्रगामन का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी गांव अभिलेख। उसके बाद में एक हो जाएगा आपका जूनागढ़ का अभिलेख, बंगाल के शासक विजय सेन का देवपाड़ा का अभिलेख, और चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। तो ये कुछ अभिलेख है, आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना चाहिए इन्हें। इस प्रकार
राजा भोज का ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति किसकी है? राजा भोज की। कलिंग का हाथी गुफा अभिलेख किसका है? खारवेल के राजा का है, ठीक है। उसके बाद में गौतमीपुत्र सतकर्णी का कौन सा अभिलेख हो जाएगा? नासिक का। रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख। स्कंदगुप्त का भीतरी गांव। उसके बाद में जूनागढ़ अभिलेख किसका हो जाएगा? स्कंदगुप्त का ही होगा, ठीक है। उसके बाद में बंगाल के शासक विजय सेन, जिसका अभिलेख कहाँ पे? देवपाड़ा में है। उसके बाद में चालुक्य नरेश पुलिकित सेन द्वितीय का अभिलेख कहाँ पे होगा? वो भी अहोल में, ठीक है। उसके बाद में कुछ अभिलेखों से हमें नए तथ्यों की जानकारी मिलती है, जैसे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, स्तंभ लेख और खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें इस शासकों की उपलब्धियों का ज्ञान प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें नंदों की सिंचाई कार्यों का उल्लेख मिलता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि उसके राज्य का विस्तार कहाँ तक था। सातवान राजाओं का तो पूरा इतिहास ही अभिलेखों पर आधारित है। भूमिदान अभिलेखों में अधिकतर पत्र किस पर? तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण किए गए। अनुदान पत्रों में भूमि के खंडों की सीमाओं का उल्लेख मिलता है, साथ ही साथ अवसर का भी वर्णन किया जाता है, ठीक है, कि मतलब किस अवसर पर ये। उसके बाद में एक आपके होते हैं निजी अभिलेख, जिसको हम अगली वीडियो में करेंगे।